जीवन कैसे हैं आप लोग? और हो सके तो आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी एग्जाम की। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 12। ठीक है, जो कि किसके बारे में होने वाला है? ऑफेंस एंड पेनल्टीज के बारे में। इसको हम लोग एक कोर्ट रूम की तरह समझते हैं। ठीक है, कोर्ट रूम में अगर हम लोग जैसे पुलिस होता है वो कंप्लेन होता है, उसके बाद कोर्ट रूम होता है, फिर ऑफेंसेस होता है, क्या क्या उस पर इल्जाम लगा, क्या क्या उसको पेनल्टी देना पड़ा, उस तरह से। ठीक है, मतलब एक स्टोरी तरह समझते हैं। और ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा चीज है जो आप लोग जानते भी होंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा, वो कहाँ से कहाँ तक होने वाला है? वो होने वाला है रूल नंबर 177 से लेके 182 तक। ठीक है, इसमें क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके आता है रूल नंबर 177, जो कि होने वाला है आपका मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी। मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी का मतलब कि किस तरह से आपका इंक्वायरी होता है। सबसे पहले होता है इनिशिएशन, मतलब स्टार्टिंग। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्टिंग। माइंस में कभी भी कोई भी इंक्वायरी होता है तो कैसे स्टार्ट होता है? लिखा हुआ है, व्हेन ऑन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर फाइल अ कंप्लेन ऑफ एन ऑफेंस। जब भी जो भी आपका इंस्पेक्टर होगा वो अगर कोई भी कंप्लेन, मतलब कोई भी ऑफेंस का अगर कंप्लेन दर्ज करता है, ठीक है, तब अपॉइंटेंट ऑफिसर, जो भी अपॉइंटेंट ऑफिसर होगा वो रिव्यू करेगा एविडेंस को सबसे पहले। जैसे कि आपका माइंस में कोई भी चीज के लिए ऑफेंस, अगर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कंप्लेन लिखा, ठीक है, कि माइंस में ये चीज का रूल या रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपका अपॉइंटेंट ऑफिसर जो होगा उसके द्वारा वो जाके वहां का एविडेंस कलेक्ट करेगा कि हाँ वो सही बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो जो ऑफिसर होगा वो इशू करेगा समन। ठीक है, स्पेसिफाइंग द अपीयरेंस डेट, एक मतलब एक पार्टिकुलर डेट के लिए वो एक समन जारी करेगा, मतलब एक तरह से नोटिस जारी करेगा। समन का मतलब समझे? तो माइंस में भी वैसे ही इनिशिएशन होगा कि सबसे पहले कंप्लेन लिखा जाएगा, फिर उस कंप्लेन का एविडेंस कलेक्ट करेगा और उसके लिए एक डेट जारी होगा, सिंपल सा। उसके बाद क्या है? प्ले ऑफ गिल्टी। ठीक है, प्ले ऑफ गिल्टी का मतलब हो गया कि जो भी आपका एक्यूज है, मतलब कि जो भी अपराधी है, अगर वो गिल्टी मतलब प्ले कर ले रहा है कि हाँ वो अपराधी है, वो खुद से स्वीकार कर ले रहा है कि वो अपराधी है, तब क्या होगा? और अगर वो खुद से एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ वो गिल्टी है, मतलब कि वो अपराध किया है या फिर उसके मतलब कार्यकाल में कोई अपराध हुआ है, तो फिर वो प्ले करेगा नॉट गिल्टी। तो उस केस में देखिए क्या करना है। तो अगर वो एक्यूज गिल्टी है, मतलब कि वो क्राइम किया है या वो खुद को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं इस गलती के कारण मैं हूँ, ठीक है, मतलब मेरे द्वारा ये गलती हुआ है, या फिर मेरे कोई भी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि लापरवाही के कारण गलती हुआ है, तो उस केस में क्या लिखा हुआ है कि द ऑफिसर रिकॉर्ड द प्ले। जो भी आपका ऑफिसर होगा वो रिकॉर्ड करेगा उसका कि हाँ वो एक्सेप्ट किया है, और इमीडिएटली इम्पोज करेगा पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद द कोड। ठीक है, तो अगर माइंड में क्या हो गया कि जैसे कि आपका कोई ऑफिसर है, ठीक है, मतलब ऑफिसर नहीं, कोई पर्सन है जो गिल्टी है, तो माइंस में वो आप खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो गिल्टी है, तो उस केस में क्या होगा कि वो उसको तो सबसे पहले उसका रिकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है, प्ले किया जाएगा कि वो गिल्टी है, तो उसका रिकॉर्ड रख लिए आप लोग करके कि हाँ वो रिकॉर्ड बाद में बोले ना कि हम गिल्टी नहीं थे, ये लोग जबरदस्ती बयान लिया है। तो उस केस में उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और जो भी उस पर पेनल्टी लगेगा वो उसको कोड के अकॉर्डिंग, जो भी आपका OSHWC कोड है उसके अकॉर्डिंग आपका उस पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से पहला चीज आप समझ के आसान था। दूसरा, अगर वो एक्यूज खुद को गिल्टी नहीं बोलता है, वो बोलता है कि हाँ हम गिल्टी नहीं है, हम गलती नहीं की, अपना मतलब गुनाह स्वीकार नहीं करता, उस केस में क्या होगा कि जो भी आपका ऑफिसर होगा वो कंडक्ट करेगा एक फॉर्मल इंक्वायरी। फॉर्मल इंक्वायरी का मतलब कि जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना, कि हाँ पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप, मतलब वो एक तरह से अपना इंक्वायरी को और आगे लेके जाएगा, पूछताछ करेगा, फिर और भी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो करेगा। ठीक है, उसके बाद उसके लिए समन जारी होगा, जो भी विटनेस होगा वो सारा चीज को देखा जाएगा और शेड्यूल किया जाएगा सब्सिक्वेंट हियरिंग को। सब्सिक्वेंट हियरिंग मतलब कि जैसे कोर्ट में आपको पता ही है कि कुछ टाइम दिया जाता है कि हाँ आप अपना एविडेंस आप लाइए, एविडेंस जमा कीजिए कि हाँ आप गलती किए हैं या फिर आप गुनहगार नहीं है। तो उस केस में तो उसके लिए कुछ कुछ समय के बाद एक पार्टिकुलर हियरिंग दिया जाता है कि हाँ ये आज 1 तारीख है तो आज बुलाया गया, फिर 10 तारीख को बुलाया गया, वैसे करके 20 तारीख को बुलाया गया, फाइनल फैसला। तो उस तरह से आपको कंसिक्वेंट हियरिंग दिया जाता है अगर वो एक्यूज खुद को गिल्टी नहीं मतलब एक्यूज मानता है कि हम गिल्टी नहीं है तो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? एविडेंस रिकॉर्डिंग। अब देखिए सिंपल सा क्या होता है कि ये दोनों चीज तो हो गया, गिल्टी माना या नहीं माना। अब आता है एविडेंस का बारी। तो एविडेंस का केस में क्या लिखा हुआ है कि ऑल ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज रिकॉर्डेड अंडर ओथ। जो भी आपका ओरल मतलब कि आप मुंह से अगर देखते हैं ना, कोर्ट में क्या होता है, गीता पे शपथ लेते हैं हम लोग, गीता पे हाथ रख के शपथ लीजिए कि आप जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा। तो वैसे ही इसमें भी लिखा हुआ है कि जो भी आपका ओरल हो, मतलब कि मुंह से बोले, या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, वो रिकॉर्डेड होगा अंडर ओथ का, मतलब शपथ के अंदर।
कि आप झूठा सबूत मतलब कोर्ट में नहीं ला रहे हैं, समझे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बोथ पार्टीज आर गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन विटनेस। जो भी आपका दोनों पार्टीज होगा, मतलब जैसे दो वकील होता है कोर्ट में, तो वो दोनों वकील के पास इक्वल राइट होता है कि वो दोनों एक दूसरे का जो भी विटनेस है उसको क्रॉस एग्जामिन कर सके, मतलब पूछताछ कर सके एक तरह से। तो सिंपल सा इसमें भी वही है कि जो भी ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा उसको ओथ के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा और दोनों पार्टीज के पास फेयर अपॉर्चुनिटी होगा कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके। देखिए गाइस बहुत सिंपल है, ठीक है, आसान लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको एकदम कहानी की तरह समझ में आए, जिससे क्या हो कि आप लोग को बाद में पढ़े तो आप लोग को इसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आपका एक्स पार्टे डिसीजन, मतलब कि एक तरफा डिसीजन। किस केस में एक तरफा डिसीजन हो सकता है इसमें, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द एक्यूज फेल टू अपीयर ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेट्स विदाउट अ सफिशिएंट रीजन द ऑफिसर कैन डिटरमाइन द केस एक्स पार्टी, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो भी आपका एक्यूज है मतलब अपराधी है, अगर वो दो हियरिंग में मतलब 2 कंसेक्यूटिव डेट में जब हियरिंग हुआ और वो बिना कोई वैलिड रीजन का, मतलब कोई वैलिड रीजन नहीं हुआ, वो बोला कि हम नहीं जाएंगे या फिर उपस्थित नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी आपका ऑफिसर होगा वो डिटरमाइन कर लेगा कि केस को एक तरफा है, कि मतलब हाँ वही गलती है, वही गुनेगार है, तभी वो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो उस केस में उसी को गिल्टी प्रूफ मतलब कि साबित कर दिया जाएगा। और क्या लिखा है कि इफ द कंप्लेंट इंस्पेक्टर फेल टू अपियर, जो भी इंस्पेक्टर है, ठीक है, जो भी आपका कंप्लेन किया है वो अगर मतलब कि अपियर नहीं हो पाया, मतलब कि वो उपस्थित नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या होगा, तो कंप्लेंट में भी डिसमिस, तो जो भी कंप्लेन है वो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर एक्यूज नहीं आता है तो फिर वो एक तरफा केस हो जाएगा, और अगर जो भी इंस्पेक्टर है वो अगर नहीं आता है तो फिर केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये दोनों भी अच्छा पॉइंट है, मतलब एक तरह से कहानी है तो समझ जाइए, ठीक है। आगे आता है आपका एडजर्नमेंट। क्या लिखा हुआ है कि अ मैक्सिमम ऑफ 3 एडजर्नमेंट आर अलाउ पर केस। मतलब एडजर्नमेंट का मतलब होता है हियरिंग का डेट, जैसे कि टाइम पीरियड, जैसे कि आज हो गया आपका 10 तारीख, ठीक है, तो आज एक हियरिंग है, फिर 12 तारीख को एक हियरिंग है, 14 तारीख को एक हियरिंग है, तो वही एक पार्टिकुलर डेट पर मतलब टोटल 3 हियरिंग आपका अलाउ हो सकता है, मतलब 3 एडजर्नमेंट उसी को बोल रहा है कि एक केस के लिए 3 एडजर्नमेंट डेट आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। द ऑफिसर में अलाउ हियरिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट देयर डिस्क्रिएशन। जो भी आपका ऑफिसर होगा वो अगर नहीं आ पाया तो वो अलाउ कर सकता है हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। समझ गए, एडजर्नमेंट का भी आसान था, टोटल 3 एडजर्नमेंट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखिएगा 3 एडजर्नमेंट एक केस के लिए अलाउ है। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम एंड रिफ्यूजल, कि क्या क्या टाइम फ्रेम होगा, क्या क्या उसको रिफ्यूजल दिया रहेगा, ठीक है। लिखा हुआ है कंप्लेंट फाइल बियॉन्ड 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एलिजेड ऑफेंस विल बी रिजेक्टेड। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कंप्लेन 6 महीने बाद किया गया अगर किसी चीज का, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्राइम आपका हो गया है जनवरी में, जनवरी होता है आपका फर्स्ट महीना, अब आपका रिपोर्ट दिखवाने के लिए आ रहे हैं अगस्त में, ठीक है, या फिर सितंबर में, जो कि है 9वां महीना या 10वां महीना, तो यहाँ पे तो बीच का जो इंटरवल है वो 8 महीने का हो गया। तो इस केस में इस मतलब इस तरह अगर हो तो फिर आपका ऑफेंस रिजेक्ट हो जाता है, मतलब उसको नहीं माना जाएगा कि वो ऑफेंस है, ठीक है। कंप्लेन मतलब एक तरह से फाइल नहीं होगा, सिंपल सा। तो आपको याद मतलब ये चीज ध्यान रखना है कि 6 महीने के अंदर आपको जो भी क्राइम हुआ है, जो भी ऑफेंस है, उसका रिपोर्ट 6 महीने के अंदर देना है, ठीक है, लेस देन 6 ईयर या 6 ईयर। आगे लिखा हुआ है कि करेक्टेड कंप्लेंट मस्ट बी रिप्रेजेंट विथ इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, ठीक है। जो भी आपका करेक्टेड कंप्लेन होगा, मतलब कि जो भी आपका कंप्लेन होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब कि 6 महीने के अंदर, जो लिखा हुआ था ना कि एक टाइम फ्रेम है यहाँ से यहाँ तक 1 से 6, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको आपका करेक्टेड कंप्लेन को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अब आते हैं अपील। अपील तो आपको पता ही होगा, any aggrieved person can appeal the order within 60 days of the designated appellate authority, which must pass a final decision within the 60 days of receiving the appeal, ठीक है। मतलब कि आप जैसे भी कोर्ट में आपका डिसीजन हो गया तो आप 60 दिन के अंदर, ठीक है, आप डेजिग्नेटेड अपीलेट अथॉरिटी में आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि अगर आप लोग को पता है कि केस जैसे हार गया कोई, तो होता है कि वापस आप हाई कोर्ट में आप केस हारे तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि हाँ हम हार गए हैं, लेकिन हमको लगता है कि वहां से सही से आपका इंक्वायरी नहीं हुआ, ये हुआ। तो उसी केस में बोल रहा है कि जो भी आपका एग्रीगेट पर्सन होगा, ठीक है, मतलब कि गुनेगार पर्सन होगा या जिसके खिलाफ में मतलब जो संतुष्ट नहीं होगा डिसीजन से, वो 60 दिन के अंदर आपका डेजिग्नेटेड अपीलेट अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकता है। समझ गए। तो पहला चैप्टर देखिए, एक तरह से कोर्ट रूम समझिए कि कोर्ट रूम क्या क्या स्टोरी है।
तब आपको बहुत आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 177 में है। बस इसमें दो वो चीज इंपॉर्टेंट था कि दो कंसेक्यूटिव डेट अगर मिस करे तो फिर उस केस में एक पास से हो जाएगा। दूसरा था आपका 3 से ज्यादा अगर हियरिंग आप नहीं आते हैं तो उस केस में आपको जो भी आपका है उसको एडजर्नमेंट को, मतलब कि आपका एक तरह से क्या बोलते हैं, 3 डेट मिला जाएगा आपका फैसला मतलब कोर्ट का। और आपका है कि कोई भी कंप्लेंट 6 महीना से ज्यादा अगर हो तो फिर उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये 2-3 को डाटा है, बस यही याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपना रूल नंबर 178 में। रूल नंबर 178 क्या है? ऑनर्स एज टू एज, ठीक है। ऑनर्स एज टू एज क्या लिखा हुआ है कि जो मेडिकल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन एज, देखिए माइंस में क्या क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा एज रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी होता है। जैसे कि किसी का 17 साल हो रहा है, उसको माइंस में काम करवाया जा रहा है, ठीक है। या किसी का रिटायरमेंट एज हो गया है, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद भी उसका एक एज, मतलब रिटायरमेंट से भी 2 साल ज्यादा हो गया है, लेकिन वो होता है ना कि अपना रियल एज शो नहीं कर रहा, तो उसके इसमें भी उसको काम करवाया जा रहा है, तो काम कर रहा है मजबूरी में, ठीक है। या फिर आपको किसी कारण से, पैसा कारण या कोई भी रीजन से, तो अगर एज रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मेडिकल अथॉरिटी होगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि जो भी मेडिकल अथॉरिटी में पर्सन होंगे, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, वो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे जो कि रजिस्टर्ड होंगे, स्टेट मेडिकल रजिस्टर, जो कि आपका नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि एज रिलेटेड डिस्प्यूट जो भी होंगे वो आपके मेडिकल अथॉरिटी ही में ही सॉल्व होंगे, या फिर वही उनका डिसीजन होगा। तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारा रूल नंबर 179 एंड 180 में, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोसीड्यूर ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सीडेंट डिजीजेस, कि क्या क्या प्रोसीड्यूर है, मतलब कि क्या क्या प्रोसीड्यूर का मतलब हो गया स्टेप, ठीक है। एक तरह से क्या क्या प्रोसीड्यूर मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी होगा, और जो भी आपका एक्सीडेंट या फिर माइंस में डिजीज फैला उसके लिए, ठीक है। तो इसमें एक बार हम लोग इसमें भी देख लेते हैं पीडीएफ में कि कुछ अलग तो नहीं ना दिया हुआ है। देखिए मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी में क्या दिया हुआ था कि जो भी कंप्लेन होगा फाइल करेगा ऑफिसर अपॉइंटेड होगा अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 111 इन रिस्पेक्ट टू ऑफेंस इन सब सेक्शन बाय द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। एक तरह से वही लिखा हुआ है कि जो भी कंप्लेन होगा वो आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर लिखेगा, अपॉइंट मतलब कि उसका फाइल करेगा, मतलब कि उसको लिखेगा, और वो किस सेक्शन के अंदर अपॉइंट होगा? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 111, ठीक है। और आपका ऑफिसर जो भी अपॉइंट किया जाएगा वो क्या बोलता है, वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, वही जो मैंने आपको बताया। द ऑथराइज्ड बिहाफ ऑफ आइदर पार्टीज प्रेजेंटेड अंडर द सब्सिक्यूट ड्यूरिंग हियरिंग और कंप्लेंट पार्ट रिकॉर्डेड, ये सब तो बता ही दिया गाइस। द एक्यूज प्लीज गिल्टी, अगर वो एक्यूज को प्ले करता है गिल्टी में तो फिर प्रोविजन क्या है, कोड क्या है। एक्यूज अगर नॉट प्ले करता है गिल्टी तो उसके इसमें दिया हुआ है कि जो भी आपका आगे का इंक्वायरी होगा स्टेप बाय स्टेप होगा, समन्स होगा, ये भी बता दिया। अपॉइंटेड डेट, ठीक है, ये सारा तो बता दिया गाइस, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो फिर मैं बता दूंगा। बाकी आपको सारा जो भी पूरा जितना भी लिखा हुआ है ना वो सबका एक तरह से मैं उसमें आपको समरी ही बता दिया हूँ कि कैसे कैसे स्टेप और कैसे कैसे ये फॉलो होगा। बाकी देखिए इसमें डेट वेट सब वही दिया हुआ है, ठीक है, विद इन 16 डेज, जो कि मैंने आपको डेट वहाँ हाईलाइट करके दिखाई दिया था कि कौन कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए NS टू एस भी बता दिया कि सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 177 के अंदर जो भी आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, जो कि आपका क्वालिफाई होगा नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत, या फिर एनरोल होगा स्टेट मजिस्ट्रेट डिफाइन करेगा, इसमें ये दोनों बता ही चुका हूँ। हाँ तो गाइस वही है, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, सेम वही सब चीज़ है, कुछ छोटा नहीं है। बस मैं चेक कर रहा था कि कुछ छोटा तो नहीं, वैसा कुछ इंपॉर्टेंट तो ऐसा कुछ नहीं था गाइस। आगे आते हैं हम लोग अपना रूल नंबर 179 एंड 180 में, ठीक है, जो कि है आपका प्रोसीड्यूर ऑफ इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट एंड डिजीजेस। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एसेसर्स, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है एसेसर्स का, उसके बारे में है लिखा हुआ है। इन इंस्टेंस ऑफ फेटल एक्सीडेंट, ठीक है, सीरियस बॉडी इंजरी, डेंजरस अक्यूरेंस और ऑक्यूपेशनल डिजीज, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कॉम्पिटेंट पर्सन या एसेसर विथ स्पेशलाइज और लीगल नॉलेज टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। बोल रहा है कि अगर माइंस में कभी आपका फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब जिससे जान आन का हानि हो, या फिर सीरियस बॉडी इंजरी हो जा रहा है, या डेंजरस कुछ भी, मतलब रूफ फॉल हो गया, या फिर कोई भी अदर डेंजरस अक्यूरेंस हो सकता है, इनडेशन हो सकता है, रूफ फॉल हो सकता है, या फिर कोई गैस मिल गया,
तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वही अपॉइंट करेगा आपका कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन बोलने का मतलब कि वैसा पर्सन जिसको प्रॉपर लीगल नॉलेज हो इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर पाए कि किसका गलती है, क्या दिक्कत है, किसके कारण हुआ, वही चीज है। तो पहला तो आप समझ गए, अपॉइंटमेंट ऑफ एसेसर या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। इसको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। उसके बाद क्या है आपका स्कोप ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, क्या क्या स्कोप है, मतलब क्या क्या उम्मीद है इंक्वायरी रिपोर्ट का, ठीक है। लिखा हुआ है द रिपोर्ट मस्ट कंक्लूसिवली आइडेंटिफाई द रूट कॉज। जो भी आपका रिपोर्ट होगा ना, उसमें आपका रूट कॉज मतलब कि क्या मुख्य कारण है उस एक्सीडेंट होने का, वो दिखाया हुआ रहेगा, मतलब वो उसमें आइडेंटिफाई रहेगा कि हाँ इस कारणवश हुआ है। अगला है आपका डॉक्यूमेंट हैजार्डस कंडीशन, कि आपका डॉक्यूमेंट जो भी है आपका हैजार्डस कंडीशन का, जैसे कि यहाँ पे आपका कोई गैस मिला, ठीक है, तो उसका पहले से आपको रिकॉर्ड था कि नहीं, आपको जानकारी था कि नहीं कि आप अगर इतना माइनिंग करेंगे तो इसमें कोई आपका हैजार्डस चीज मिलेगा कि नहीं, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा रिपोर्ट में। आगे है आपका स्पेसिफाई इंडिविजुअल हेल्थ रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई पार्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस केस के, मतलब इस चीज के लिए, तो उसका नाम उसमें मेंशन रहेगा। आउटलाइन बाइंडिंग रिकमेंडेशन टू प्रिवेंट रीअक्यूरेंस, ठीक है, बाकी आउटलाइंस क्या क्या उसमें रिकमेंडेड रहेगा कि आगे मतलब प्रिवेंट कर सके, दोबारा ऐसा कोई घटना ना हो, तो उसके लिए क्या क्या आउटलाइंस या फिर क्या क्या मतलब रेस्ट्रिक्शन एक तरह से बोल सकते हैं दिया होगा, तो वो सारा चीज आपका इंक्वायरी रिपोर्ट में मेंशन रहेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे आपका डॉक वर्क इंक्वायरी। डॉक वर्क इंक्वायरी तो सिंपल डॉकयार्ड वालों लोगों के लिए है, लेकिन इसमें है तो एक ही पॉइंट है तो पढ़ लेते हैं। उसके इसमें क्या लिखा हुआ है, अ मिनिमम ऑफ 30 day रिटन नोटिस मस्ट बी गिवन टू ऑल पार्टीज बिफोर कंडक्टिंग द इंक्वायरी। अगर आपका कोई भी इंक्वायरी बैठा हुआ है, ठीक है, इंक्वायरी चल रहा है, जैसे ये डॉक यार्ड या फिर आपका माइंस, एक तरह से अगर माइंस में इंक्वायरी बैठा हुआ है कि हाँ यहाँ पे आपका गलती हुआ है या कोई भी डेंजरस हुआ है, तो उस पर माइंस में इंक्वायरी बैठता है, ठीक है, कि क्यों हुआ है, किसके कारण हुआ है, तो उस इंक्वायरी का नोटिस आपका दोनों पार्टी को, ठीक है, आपको कितना दिन पहले, 30 दिन पहले, मिनिमम 30 दिन, 30 दिन से ज्यादा हो सकता है लेकिन 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 30 दिन पहले आपका उस नोटिस आपको दिया जाएगा दोनों पार्टीज में, और वो जो भी नोटिस होगा वो पब्लिश होगा क्या, लोकल न्यूज़पेपर में, जो भी वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर होगा उसमें वो नोटिस पब्लिश किया जाएगा। आगे आते हैं आपका राइट टू अपीयर, ठीक है। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, एम्प्लॉयर एसोसिएशन और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और विक्टिम, ये जो भी पर्सन है अथॉरिटी, मतलब इंफॉर्मेशन अथॉरिटी पर्सन या फिर एम्प्लॉयर जो भी आपका एसोसिएशन के है या ट्रेड यूनियन के मेंबर है, जो भी विक्टिम है, ठीक है, वो सारा के पास लीगल राइट है, मतलब कि वो पार्टिसिपेट कर सके और प्रोड्यूस कर सके मटेरियल एविडेंस को। अगर वो लोग के पास मतलब एक तरह से सिंपल समझिए ना कि जो भी पर्सन इन्वॉल्व होंगे केस में, वो सबके पास इतना राइट हो सकता है कि वो सब उपस्थित हो इंक्वायरी के टाइम में, और वो सारा अपना क्या बोलते हैं मटेरियल एविडेंस प्रूफ कर सके, मतलब कि एक तरह से रिटर्न हार्ड कॉपी जो भी आपका इंक्वायरी से रिलेटेड या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप मौजूद मतलब पेश कर सकते हैं, उनके पास इतना हक होता है। तो वही इसमें दिया हुआ है राइट टू अपियर में। आगे है आपका रिकवरी ऑफ इंक्वायरी एक्सपेंसेस। देखिए रिकवरी ऑफ इंक्वायरी एक्सपेंसेस क्या लिखा हुआ है कि इफ द इंक्वायरी स्टेबलाइजेस मैनेजमेंट नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस as the causes of the mine accident, the competent officer can order the full recovery of the all investigation expenses from the mine's owner। लिखा हुआ है कि अगर आपका जो भी इंक्वायरी बैठा हुआ है, ठीक है, वो मैनेजमेंट का नेग्लिजेंस या केयरलेस के कारण हुआ है माइन एक्सीडेंट, ठीक है, तो उस केस में जो भी आपका कॉम्पिटेंट ऑफिसर है वो ऑर्डर दे सकता है फुल रिकवरी का, मतलब कि टोटल रिकवरी जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस का वो माइन ऑनर देगा, ठीक है। अगर माइन का नेग्लिजेंस मतलब मैनेजमेंट के कारण अगर कोई गलती हुआ है, मैनेजमेंट अगर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण ड्रूफॉल हो गया, या फिर मैनेजमेंट ध्यान नहीं दिया जिसके कारण आपका कोई भी माइन एक्सीडेंट हुआ, तो उस केस में आपका माइन के जो भी ओनर होंगे वो पूरा भरपाई करेंगे जो भी आपका एक्सीडेंट या जो भी कुछ हुआ उस चीज का, ठीक है। तो ये भी समझने वाला बात है कि अगर मतलब माइंस में अगर मैनेजमेंट के द्वारा गलती हुआ तो जो भी ओनर होगा वही पैसा पे करेगा कंपेंसेशन का या जो भी चीज का होगा। आसान है। आगे क्या लिखा हुआ टाइमलाइन, टाइमलाइन में क्या लिखा हुआ है कि द कंप्लीट इंक्वायरी एंड फाइनल रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 3 months ऑफ इनिशिएशन। जो भी आपका माइंस में इंक्वायरी बैठा है, ठीक है, उसका पूरा मतलब कि टोटल रिपोर्ट आपका सबमिट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर, जब से वो स्टार्ट हुआ है। जैसे कि आपका अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून चल रहा है, अगर माइंस में अभी आपका कोई घटना होगा
तो आपको 3 महीने के अंदर, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, ठीक है, 3 महीने के अंदर मतलब अक्टूबर से पहले तक आपको इस चीज का, माइंस का जो भी आपका हुआ उसका रिकॉर्ड आपको किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। टाइमलाइन दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कितने महीने तक का टाइम मिलता है आपको कि आप रिपोर्ट को सबमिट कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये 3 महीने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपना रूल नंबर 181 में। रूल नंबर 181 क्या है, दिया हुआ है कि प्रोसीड्यूर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी सर्वे। प्रोसीड्यूर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी सर्वे में क्या है कि आपका क्या क्या स्टेप है, प्रोसीड्यूर है मतलब तरीका है, हेल्थ मतलब कि आपका स्वास्थ्य और सेफ्टी का सुरक्षा के लिए। लिखा हुआ है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपका स्पेसिफाई करेगा इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन कौन कौन, डीजीएमएस और DGFASLI, ठीक है, कि ये एक कमेटी बनाए, किस लिए, टू एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्थ, वर्क प्लेस हेल्थ और सेफ्टी सर्वे करने के लिए। तो सिंपल सा एक चीज आप देखिए, आसान भाषा में अगर कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगा आपका डीजीएमएस को या फिर इसको कि वो एक कमेटी बनाए, और वो कमेटी का काम क्या होगा कि वर्क प्लेस हेल्थ और सेफ्टी सर्वे का निरीक्षण करे, मतलब कि जांच करे कि हाँ माइंस में कितना मतलब किसका हेल्थ कैसा है और माइंस में सेफ्टी का क्या ध्यान रखा गया है। तो उस चीज के बारे में सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका डीजीएमएस को एक तरह से समझिए कि इंस्ट्रक्शन देगा, और डीजीएमएस का काम होगा कि वो एक कमेटी बनाए, और वो कमेटी का काम होगा कि आपका हेल्थ से रिलेटेड या फिर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज है वो चीज का ध्यान रखे, ठीक है। अब आते हैं आपका आगे क्या लिखा हुआ है, द सर्वे फाइंडिंग कैरी द सेम स्टेचुरी वेट एज फॉर्मल इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड मस्ट कंटेन कंक्लूसिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपका सर्वे होगा, ठीक है, जो कमेटी आपका बनाया गया है वो कमेटी क्या करेगा, सर्वे करेगा, और सर्वे का जो भी आपका रिपोर्ट आएगा ना, उस रिपोर्ट को माना जाएगा एक तरह से फॉर्मल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, उसका सेम वेटेज होगा, ठीक है। फॉर्मल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो आता है उसका और जो भी कमेटी के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया उस दोनों का वेटेज सेम होगा, मतलब दोनों को सेम ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि ये रिपोर्ट कोई अलग है वो और जो कमेटी द्वारा रिपोर्ट बनाया गया वो अलग है, दोनों एक ही होगा एक तरह से, ठीक है, मतलब वेटेज सेम होगा, मान्यता दोनों को सेम दिया जाएगा। और जो भी कंक्लूसिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, मतलब उसको देखते हुए आपका जो भी माइंड में प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसमें कि क्या क्या प्रोसीड्यूर और हेल्थ सर्वे में दिया हुआ है। अब एक बार हम लोग इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें भी क्या क्या दिया हुआ है। देखिए प्रोसीड्यूर एंड इंक्वायरी रिलेटेड अदर मैटर्स, ठीक है। इसमें हम लोग बस पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। वेयर इन एनी वर्क प्लेस ऑफ एक्सीडेंट कॉजेज डेथ और सीरियस बॉडी इंजरी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिजीज पाया जाता, थर्ड शेड्यूल ऑफ द कोड हैज बीन रिपोर्टेड, ठीक है, ये थर्ड शेड्यूल ऑफ द कोड में रिपोर्ट किया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे है, ये चीज देख लीजिएगा कि थर्ड शेड्यूल ऑफ द कोड में उसका रिपोर्ट किया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एक या ज्यादा पर्सन कि वो लीगल और स्पेशल नॉलेज जिसमें एक्सेसर या कॉम्पिटेंट पर्सन इंक्वायरी इन केस ऑफ कॉज ऑफ एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। हाँ तो वही चीज है गाइस जो मैंने आपको इसमें भी बताया, सेम वही है कि आपका अगर कोई वायलेशन हो रहा है, ठीक है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ देखिए ये वाला कि अगर कोई भी एक्सीडेंट या जो भी हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर इसको आपका अपॉइंट करेगा। वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि थर्ड शेड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कॉम्पिटेंट पर्सन को शेड्यूल करेगा कि वो जो भी माइंस में आपका इंक्वायरी कर सके उस चीज के बारे में है। दूसरा है कि कॉम्पिटेंट पर्सन जो भी होगा अपॉइंट किया जाएगा वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरह का हजार्डस कंडीशन है और क्या के कारण है कि जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। मतलब एक तरह से सिंपल कॉम्पिटेंट पर्सन का ही काम होगा जो अपॉइंटेड रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारा कुछ चेक करे और सारा कुछ का आपका मतलब इसमें रिपोर्ट गिवन करके तैयार करके दे आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग द इंक्वायरी shall be fixed and may not be very notice of which shall be given not less than 30 day in writing to such date। देखिए लिखा हुआ है not less than 30 days, 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए कि आपका कि जो भी आपका नोटिस हो, डेट हो या जो भी चीज़ का इंक्वायरी का हो वो आपको एड्रेस करना है, कॉम्पिटेंट पर्सन को उस चीज़ के बारे में देना है। with the consent of such person competent person have a lesser period of notice shall be agreed to those person।
जो भी आप भी कॉम्पिटेंट पर्सन होगा उसके पास कम पीरियड ऑफ टाइम होगा नोटिस का कि वो एग्री कर सके उस पर्सन के खिलाफ। एक तरह से घुमा फिरा के पूरा कहानी को बस तोड़ दिया है बिना मतलब का। मतलब होता है ना कि उतना काम का चीज है नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस को बढ़ा दिया है। एक तरह से समरी आपको समझ में आ गया। आप लोग अपने से भी अगर पढ़िएगा ना पूरा लाइन बाय लाइन तो आप लोग को और क्लियर होते जाएगा। अभी अगर हम पढ़ाएंगे इस सब चीज को अगर लाइन बाय लाइन तो ये वीडियो और लंबा होगा, ठीक है। तो अभी सबको हम स्किप करते हैं, आप लोग अपने से पढ़िएगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा इस, ठीक है। ऐसा नहीं है कमेंट मत कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कहीं भी तो आप लोग कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको बताएंगे उसके बारे में। चलिए हम लोग अपना अब लास्ट पॉइंट जो है वो देखते हैं कि रूल नंबर 182 में क्या चीज है और वो कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। लिखा हुआ है 182 में है आपका मैनर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ठीक है। कि क्या क्या तरीका से कंपाउंडिंग कर सकते हैं ऑफेंस का। मतलब कंपाउंडिंग का मतलब होता है शमन, ठीक है, शमन एक तरह से। तो क्या क्या आपका तरीका है शमन ऑफ ऑफेंस का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर कंपाउंडेबल वायलेशन, ठीक है। जो भी आपका कंपाउंडेबल वायलेशन होगा तो ऑथराइज ऑफिसर कैन इलेक्ट्रॉनिकली इशू अ कंपाउंडिंग नोटिस। कंपाउंडिंग नोटिस किस फॉर्म में होगा, फॉर्म नंबर 27 में, ठीक है। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फ्रॉम द एक्यूज। सिंपल सा है कि अगर कभी भी कंपाउंडिंग वायलेशन होगा तो आपका ऑथराइज ऑफिसर क्या होगा, एक तरह से नोटिस निकालेगा जो कि होगा फॉर्म 27 में बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन जो कि आपका एक्यूज के खिलाफ होगा, मतलब एप्लीकेशन फ्रॉम द एक्यूज, ठीक है। तो पहला पॉइंट वही है कि ऑथराइज पर्सन आपका नोटिस निकालेगा एक्यूज के खिलाफ एक तरह से। दूसरा है आपका पेमेंट विंडो, ठीक है। जो भी आपका एक्यूज होगा, एक्यूज का मतलब समझ रहे हैं आप, एक्यूज का मतलब कि गुनहगार, जो कि आपका गुनहगार होगा, ठीक है। उसमें क्या दिया पेमेंट विंडो की, पेमेंट मतलब कि पैसा पे करने का जो भी विंडो होगा वो क्या होगा कि जो भी एक्यूज होगा वो डिपॉजिट करेगा एंटायर कंपाउंडिंग फी बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस, ठीक है। 15 दिन के अंदर नोटिस मिलने का जो भी आपका ऑथराइज ऑफिसर होगा वो नोटिस निकालेगा उसके 15 दिन के अंदर। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर मैनेजमेंट का गलती से, ठीक है, मैनेजमेंट का गलती से अगर आपका माइंस में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उस केस में आपका माइन ऑनर जो होगा, आपका माइन ऑनर, उसको आप लोग एक्यूज मानिएगा, ठीक है। तो एक तरह से माइन ऑनर को ही लेके समझिए कि माइन ऑनर एक्यूज है, तो माइन ऑनर एक्यूज पता चल गया कि हाँ माइन ऑनर एक्यूज हुआ। तो फिर ऑथराइज ऑफिसर जो भी आपका होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, नोटिस निकालेगा आपका, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में होगा, फॉर्म नंबर 27 में होगा। किसके खिलाफ, एक्यूज के खिलाफ, मतलब कि माइन ऑनर के खिलाफ, ठीक है। और जब ये माइन ऑनर को वो नोटिस मिल जाएगा तो माइन ऑनर क्या करेगा, 15 दिन के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा डेट, 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज वो क्या करेगा, वो एक्यूज जो भी आपका माइन ऑनर होगा वो डिपॉजिट करेगा एंटायर कंपाउंडिंग फी। कंपाउंडिंग फी मतलब कि एक तरह से जो भी आपका जिसका भी मतलब माइंस में एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसका जो भी खर्चा हो रहा है या फिर जो भी कंपेंसेशन फी उसको देना है वो सारा पेमेंट कौन करेगा, आपका माइन का ऑनर करेगा। तो एक तरह से कंपाउंडिंग फी वही हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर स्टोरी तरह से समझिएगा तो ये आसान है चैप्टर, ये समझना बहुत ईजी है और समझ में भी आ रहा होगा आपको, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है आपका, कंपोजिशन सर्टिफिकेट। कंपोजिशन सर्टिफिकेट क्या लिखा हुआ है, अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। सक्सेसफुल आपका वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट हो गया, ठीक है, तो ऑफिसर क्या करेगा, इशू करेगा एक ऑफिशियल कंपोजिशन सर्टिफिकेट विद इन 10 दिन। देखिए आपका सबसे पहले क्या हुआ, नोटिस निकला, ठीक है। नोटिस निकलने के किस फॉर्म में निकला, आपका 27 में, ठीक है। नोटिस निकलने के बाद आपका 15 दिन के अंदर आपका फी पेमेंट हुआ। 15 दिन के अंदर मतलब लेस देन 15 डेज के अंदर आपका फी पेमेंट हुआ। और फी पेमेंट करने के बाद 10 दिन के अंदर आपका फिर से क्या होगा कि सर्टिफिकेट इशू होगा। किस चीज़ का सर्टिफिकेट, कि वो कंपोजिशन मनी जो भी था आपका, कि इतना पैसा था वो पेमेंट हो चुका है। तो एक तरह से पूरा कहानी है, अगर लाइन बाय लाइन सब पढ़िएगा तो एक तरह से कहानी की तरह आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी ऑनर होता है वो मतलब पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाता है या फिर नहीं देता है, बोलता है कि मेरा गलती नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है और बहुत बार आनाकानी करता है पैसा पे करने में। तो उस केस में क्या है कि फेलियर अगर पे हो जा रहा है तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ द कंपाउंडिंग इन अमाउंट इज नॉट डिपॉजिट विद इन द स्पेसिफाइड 15 डेज, अगर 15 दिन के अंदर आपका जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो पे नहीं होता है तो फॉर्मल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। मतलब फॉर्मल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का मतलब हो गया कि जैसे एक गुनेगार के ऊपर इंक्वायरी, मतलब कि स्टेप, मतलब कि होता है ना कि अगर आप गुनेगार है तो आपको जेल भेजा जाए या फिर जो भी है आपके ऊपर कार्रवाई हो,
वो तरह एक्टिवली मतलब उस पर होगा रिलीवेंट कोर्ट विद इन 1 मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर आपका कोर्ट में उसको पेशी होगा। और उसके बाद जो भी आपका कोर्ट इशू करेगा ऑर्डर कि उसको, हाँ अगर वो पेमेंट मतलब पैसा पे नहीं करे तो उसको इतना दिन का जेल हो, या फिर इस चीज़ के खिलाफ उसमें इंक्वायरी बैठा जाए, या उसका माइंस को बंद कर दिया जाए। तो जो भी आपका फॉर्मल इंक्वायरी होगा वो उस पर बैठेगा, अगर वो 15 दिन के अंदर पे नहीं कर पाएगा। ऐसे डेट तो आपका दिया हुआ है 15 दिन, अगर उस 15 दिन के अंदर नहीं पे कर पाया तो, ठीक है। पूरा स्टोरी है गाइस, अगर समझ में आया होगा तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। एक बार आपको हम पूरा ओवरऑल रिकॉल करवा देते हैं इस मतलब एक तरह से कहानी में, कि आपको एक बार समझ में आ जाए शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपका इनिशिएशन हुआ कि इंस्पेक्टर आपका जो भी होगा वो एविडेंस अगर उसको मतलब वो फाइल किया, इंस्पेक्टर क्या क्या कंप्लेन को फाइल किया, और फाइल करने के बाद वो एक अपॉइंट किया ऑफिसर को, वो ऑफिसर क्या करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा और वो एविडेंस को वो प्रेजेंट करेगा जब भी आपका डेट होगा हियरिंग का तब, ठीक है। अब उसके बाद आता है गिल्टी, अगर आपका जो भी गुनहगार है वो खुद को गिल्टी प्रूव कर लिया, ठीक है, तो उस पर जो भी पेनल्टी इम्पोज होगा वो उसको पे करेगा और छूट जाएगा। और वो अगर खुद को गिल्टी प्ले नहीं किया कि हाँ वो गुनहगार नहीं है, तो उस केस में नॉर्मल फॉर्मल इंक्वायरी बैठेगा, समन होगा, विटनेस होगा, मतलब फॉर्मल हियरिंग्स होगा। और टोटल कितना हियरिंग होगा, माइंस मतलब कोर्ट में 3 हियरिंग होगा, ठीक है। और जो भी आपका रिकॉर्ड मेंशन होगा वो किस में होगा, आपका इलेक्ट ओथ के मतलब ओथ लिया जाएगा, शपथ लिया जाएगा और उसको सबमिट किया जाएगा, और दोनों पार्टी के पास रहेगा कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके। उसके बाद एक्स पार्टी डिसीजन आपको बताया कि अगर कोई भी एक पार्टी माइंस में अगर जो भी आपका एक्यूज है अगर वो 2 कंसेक्यूटिव हियरिंग में नहीं आया तो उसको गिल्टी मान लिया जाएगा, और अगर जो भी इंस्पेक्टर है जो कंप्लेन किया वो अगर नहीं आया तो केस में डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। एडजर्नमेंट बताया था कि 3 हियरिंग अलाउ होगा, और जो भी हियरिंग हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की तरह मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत भी हो सकता है। टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि 6 महीना के अंदर आपको कंप्लेन करना है, अगर 6 महीना के अंदर कंप्लेन नहीं किए तो आपका जो भी कंप्लेन उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अपील, अपील करने के लिए आपको 7 दिन दिया जाएगा, और 7 दिन के अंदर आपको क्या बोलते हैं डेजिनेटेड अपीलेट अथॉरिटी में आपको अपील करना है। एज के रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा, वही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो मेडिकल अथॉरिटी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा रजिस्टर्ड होगा जो कि आपका इस नेशनल कमीशन एक्ट को फॉलो करेगा। अब आते हैं आपका इंक्वायरी और एक्सीडेंट वाला केस में, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट होगा अगर जो भी आपका डेथ हो गया, फैटल एक्सीडेंट हो गया, सीरियस इंजरी हुआ, अगर कोई भी इस तरह का चीज हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका अपॉइंट करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन का जो भी आपका नॉलेजेबल होगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आपका स्कोप क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज रहेगा रिपोर्ट में, वो सब चीज इसमें दिया हुआ है कि रूट कॉज क्या रहेगा, क्या क्या हजार्ड कंडीशन होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, वो चीज के बारे में। डॉक वर्कर के इंक्वायरी केस में कि मिनिमम 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा उसको, और उस पर इंक्वायरी बैठेगा, और जो भी नोटिस होगा वो आपको लोकल न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। राइट टू अपियर में क्या हुआ है कि आपको दोनों पार्टी के पास प्रॉपर क्या बोलते हैं लीगल राइट रहेगा कि वो पार्टिसिपेट कर सके और मेडिकल प्रोवाइड कर सके। फिर रिकवरी का केस में दिया हुआ है कि जो भी आपका मैनेजमेंट का गलती से हुआ तो टोटल रिकवरी आपका माइन ओनर के द्वारा किया जाएगा। टाइमलाइन में दिया हुआ है कि फाइनल रिपोर्ट जो भी है वो आपको 3 महीना तक मतलब अंदर सबमिट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर प्रोसेस है आपका हेल्थ सर्वे के बारे में, जो भी आपका हेल्थ सर्वे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका बना डीजीएमएस को देगा, डीजीएमएस कमेटी बनाएगा और उसके बाद हेल्थ सर्वे और सेफ्टी सर्वे करेगा, और हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट को आपका सेम फॉर्मल इंस्पेक्शन रिपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और मैनर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें दिया हुआ है कि आपका कंपाउंडिंग नोटिस जारी होगा जो कि आपका फॉर्म नंबर इसमें होगा, और नोटिस जारी करने के बाद आपको पेमेंट विंडो को दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। 15 दिन के अंदर आपको नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, 10 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, और अगर आप पे नहीं करते तो आपको 1 महीना के अंदर आपको कोर्ट हियरिंग होगा, फिर आपका फैसला सुनाया जाएगा। और इस सब का सेम अगर हिंदी में आपको पढ़ना है तो हिंदी में भी इसमें PDF अवेलेबल है गाइस, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर हम इसको डाल देंगे। तो आई विश, हमको लगता है कि आज थोड़ा सा अच्छा सा हम आप लोग को बाकी दिन के कंपेयर में समझाया तो समझ में आया होगा। और गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए कि हम भी थोड़ा लाइव क्लास ले पाए, ठीक है, क्योंकि मेरा 50 सब्सक्राइबर होगा गाइस तो फिर लाइव क्लास हम भी ले सकते हैं यूट्यूब में, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि 50 सब्सक्राइबर कम से कम हो जाए, और अगर वीडियो पसंद आया होगा इस तो आप लोग 1 लाइक तो कर ही सकते हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हैं सब है, ठीक है, लेकिन लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो गाइज 1 लाइक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, और कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाला है हम लोग का आपका चैप्टर नंबर 13, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का होगा लास्ट चैप्टर 14, और फिर हम लोग पूरा का पूरा OSH कोड का एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।